के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। शिवराज सिंह सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। कमलनाथ सरकार के जाने के बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने मार्च के अंत में, और ये 100 दिन कोरोना के साये में, कोरोना के दहशत में सरकार के निकले हैं। हालांकि कांग्रेस इन 100 दिनों को एक काले अध्याय के रूप में मना रहा है। कांग्रेस का तर्क ये है कि ये सरकार जो है वो बिकाऊ लोगों के दम पर बनी हुई सरकार है, दल बंधुओं के दम पर बनी हुई सरकार है। 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर दल बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है, और एक बहुमत जो था वो अल्पमत में बदल गया। इसलिए शिवराज फिर से सत्ता पर आसीन हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि चूंकि कांग्रेस अपने अंतर्विरोध का शिकार हुई है, जो दल बदल हुआ है वो अंतर्विरोध के कारण हुआ है, और उसके लिए भाजपा से ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, गुटी राजनीति है। इसलिए जो शिवराज की जो 100 दिन की सरकार है ये एक सहज, स्वाभाविक और बेहतरीन सरकार है, और तमाम उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गिना रहे हैं, इंक्लूडिंग शिवराज सिंह चौहान, जो बता रहे हैं कि किसानों से रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी हुई, किसानों के बिजली के बिल भी सुधार दिए गए हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, पंचायतों को, सबको पैसा दिया गया है। कोरोना से लड़ने में, कोरोना से निपटने में शिवराज सरकार ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। रिकवरी रेट देश में अच्छी है, मृत्यु दर देश में कम है, आदि इत्यादि दावे प्रतिदावे दोनों दलों के लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और आज की जो कवायद है वो पूरी इसी बात को लेकर है कि अगला जो रण क्षेत्र सजेगा 24 विधानसभा क्षेत्रों में, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का लगभग 5वां हिस्सा पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त होगा। तो ये 5वें हिस्से का जो उपचुनाव है उसमें जो उठापटक होगी उससे मध्य प्रदेश की आगामी राजनीति, मध्य प्रदेश की आगामी सत्ता और कुर्सी की विचारधारा बहुत कुछ निर्भर करेगी कि इन 24 उपचुनावों का नतीजा क्या होता है। उसी के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति की अनिश्चितता समाप्त होगी या अनिश्चितता और बढ़ जाएगी। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ग्रामीण नेता हैं नारायण पटेल। आप बीजलपुर के निवासी हैं, लंबे समय से संघ और आरएसएस की विचारधारा में दक्ष होते हुए भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, एक रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान है। कांग्रेस के युवा तुर्क हैं, और वो 24 विधानसभा उपचुनावों में कहीं ना कहीं जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के स्तर पर जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें शुमार है, शामिल है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नारायण पटेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस शुरू दिन से, पहले दिन से कह रही है कि ये बिकाऊ लोगों के दम पर टिकी हुई सरकार। आप कितना इस बात से सहमत हैं? देखिए, 12 दिसंबर 2018 को जैसे ही विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, उन परिणामों में हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर वोट का परसेंटेज देखा जाए और टोटल वोट की संख्या देखा जाए तो हमको कांग्रेस पार्टी से 50,000 वोट परसेंटेज से सरकार नहीं बनती, सरकार सीटों से बनती। यह सच है। हम इनकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन जिन 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से चली, इन्होंने जो वादे किए थे लोगों के, जैसे विशेषकर बेरोजगारी भत्ता का, दूसरा किसानों से, वो वादे पूरे नहीं हुए, और पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये मेरे को कहने की इसलिए कम आवश्यकता है कि इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय उमंग सिंगार ने पूरा कच्चा चिट्ठा जो सुपर सीएम बने थे दिग्विजय सिंह, उनका खोल दिया था, और ये सरकार उसी दिन इसका पर्दाफाश हो चुका था। उसके बाद रहा सवाल 22 विधायकों का दल बदल करने का। भारतीय जनता पार्टी का इसमें न तो कोई रोल रहा, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपमान होता रहा। उन्होंने बार बार उन मुद्दों की ओर याद दिलाया। रेजिडेंसी में जो मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊपर से कहा गया
नहीं, वो मैं राजनीतिक बात उस पर भी आऊंगा, लेकिन किन परिस्थितियों में 22 लोग वो इधर कहा गए? गया तो सरकार गिराई, और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि क्या पापियों का नाश करना गलत है। वो वीडियो फर्जी बना हुआ है, और उस वीडियो को मुख्यमंत्री डिनाई कर चुके हैं कि ये फर्जी वीडियो है, और मैं भी उसका खंडन करता हूं। फॉरेंसिक जांच मेरा रिपोर्ट आ गई क्या? मेरा ये निवेदन था कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपमान हुआ, और उन्होंने इसी सरकार को याद दिलाया कि जो वादे हमने कर रखे थे उन वादों को खरा नहीं हम उतर पा रहे हैं, उन पे अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं सड़क पे उतरूंगा। इसी पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि उतर जाए सड़क पे। तो जन भावनाओं को देखते हुए और जो वादे और जिस लोकप्रिय चेहरे के नाम पर उन्होंने वोट अर्जित इस कांग्रेस पार्टी ने करे थे, वो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अनेक सीट उनके समर्थकों ने जीती थी। उनको कहीं कहीं लगा कि हम जनता के बीच में ये सरकार हमारा कहना नहीं मान रही है, हम जनता ठगी सी महसूस कर रही है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जनता का आया। तो उन्होंने ये सोचा कि इस सरकार से हमारी वादा खिलाफी होगी और वादा पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने आए। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं, और ये कहते रहे कि ये वापस आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आए। बगैर रोल के आपको सत्ता मिल गई। बगैर रोल के जो है 22 लोग आए, सत्ता की थाली सजी हुई आ गई। क्या भाग्य। भाग्य की बात नहीं है, राजनीतिक मजबूरी इस प्रदेश की जनता की है कि जनता की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उस शिवराज जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देखा, जिन्होंने 15 साल एक स्वर्णिम इतिहास रचा इस प्रदेश का। उस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को बहुत बढ़िया प्रशासन। डॉक्टर सूरी, बहुत सीधा सवाल, बहुत छोटा सवाल, उत्तर भी छोटा ही चाहूंगा कि क्या आप ये मानते हैं कि दल बदल के सहारे सरकार बनाना लोकतंत्र की हत्या है? क्या आप ये मानते हैं कि दल बदल करना या करवाना और दल बदल के मदद से सरकार बनाना या बचाना, ये सब लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में करती क्या आ रही है। आप तो मेरा सवाल का जवाब पहले दे दें, फिर आपको दूं। उसी में जवाब है। कर्नाटक का मामला हो, गोवा का मामला हो, नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, और अब मध्य प्रदेश का मामला हो। हरियाणा का प्रसंग भूल रहे हो आप। नहीं, मैं सारे जवाब दूंगा। हरियाणा का भी याद कर लें। नहीं, हरियाणा में उनको समर्थन दे दिया था कुलदीप ने। नहीं, आप हरियाणा में ताजी बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हरियाणा 1978, 1979, वो भी याद करें। अगर आप गोवा बात याद करते हैं, अगर आप कर्नाटक आपकी याददाश्त आपकी सुविधा के अनुसार नहीं चलेगी। नहीं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। जब से दल बदल कानून लेके कौन आया इस देश में? दल बदल कानून को राजीव जी लेके आए, नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय लागू हुआ। तो दल बदल कानून को लेके क्यों आए? कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जाता है। और मैं दल बदल कानून क्यों लाना पड़ा, ये इस पे अपनी बहस हो जाएगी, विषय से अपन हट जाएंगे, क्योंकि मुंबई कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? बिल्कुल था, उसके बाद ही आया ना ये कानून। आया, लाया कौन? सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आया ना। नहीं, एसआर मुंबई कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, एसआर मुंबई कमेटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आई, उसी के बाद गाइडलाइन के बाद में उसी के बाद आया ना। क्रेडिट खोर मत बनिए, क्रेडिट खोर की बात ही नहीं है दादा, क्रेडिट खोर मत बनिए। अब मेरी बात सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, क्या पैटर्न लागू हुआ? मैंने इन प्रदेशों का नाम, ये 2014 के बाद के जो इंसिडेंट्स हुए उनको लेके लिया गया। किस तरह मसल पावर का इस्तेमाल करके, मनी पावर का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम हुआ, वो सबके सामने। आप देखिए, 12 दिसंबर के परिणाम की बात दादा ने की, क्या परिणाम आया? 165 सीट जीती हुई पार्टी कहां आके रुक गई? 109 पे। 58 सीट जीती हुई पार्टी कहां आके पहुंची? 114 पे। तो जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया और किसके विरोध में मतदान किया, ये स्पष्ट था। अपन वोट के परसेंटेज और ये सब बातें उन्होंने माना कि सीट हमारी कमाई थी। अब जनता ने चुना, जनता ने जिसको मौका दिया। किनको तकलीफ हुई? हमारे बीजेपी के लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि कमलनाथ जी काम कर रहे थे शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए, माफियाओं के लिए काम कर रहे थे। कमलनाथ जी किसानों के लिए काम कर रहे थे। कमलनाथ जी वो शोषित वर्ग के लिए काम कर रहे थे, और बीजेपी के लोगों को उससे तकलीफ हुई। माफियाओं को बचाना था, सबको बचाना था, सब लोग इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उमाशंकर गुप्ता जी, सुदर्शन गुप्ता जी, अरविंद भदौरिया जी इतने दिन बेंगलोर में क्या कर रहे थे? बड़े बड़े नेता दिल्ली में क्या कर रहे थे सूटकेस खोल के? तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, और शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी माना है कि ऊपर से आदेश हुआ, भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ था। और सबसे बड़ी बात, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की होती है, तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या विचारधारा क्या होती है? आपको कमलनाथ जी से तकलीफ थी, कांग्रेस से तकलीफ थी, आपका अपमान हुआ,
आप जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे, आपके पिताजी लड़ते रहे, आपने वो विचारधारा त्याग दी, एकदम इधर से उधर चले गए, आप नई पार्टी बनाते। नहीं, उनकी दादी की विचारधारा तो वही है ना। अरे तो आप शुरू से ही चले जाते, जब आपके पिताजी स्वर्गवासी हुए, ब्रह्मलीन हुए, तब आप बोलते कि मुझे मेरे पिता की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं मेरी दादी माँ की विचारधारा में विश्वास रखता हूं। समझ आता। जिंदगी भर आप जिस विचारधारा के नाम पे वोट मांगते रहे, 18 साल के राजनीतिक जीवन में 16-17 साल आपने सत्ता का सुख जिस विचारधारा मेरा सवाल अभी अधूरा है। क्या दल बदल करके सरकार बनाना और दल बदल से सरकार बचाना ये लोकतंत्र की हत्या है? दल बदल में फर्क है प्रतीक दादा। मैं विचारधारा का प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, आप अगर एक विचारधारा से अपनी विचारधारा को बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट या पूरा यू टर्न लेते हैं तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। कई बार होता है कि जनता की आवाज उठाने के लिए आप इस्तीफा देते हैं, आपको नहीं जम रहा, आप वापस चुन के आते, पर विचारधारा को तो जीवित रखना पड़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व की लड़ाई लड़िए, पर विचारधारा के साथ तो लड़िए। ये दोनों चीजों में फर्क है। विचारधारा का जहां भी दबाया जाता है, विचारधारा का यू टर्न होता है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। ये तो ऐसा यू टर्न क्या कांग्रेस नहीं करवाती, या कांग्रेस ने नहीं करवाया कभी? इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा कांग्रेस का। बताइए ना। हरियाणा का तो मैंने एक जिक्र किया ही। आर्टिकल 356 का उपयोग कांग्रेस ने जितनी बार किया, हरियाणा का 50 से अधिक बार किया, हरियाणा का तो लेकिन मैंने भारतीय जिक्र जनता किया पार्टी ने कभी आर्टिकल मध्य प्रदेश 356 का आपने उपयोग तो करके सरकार नहीं कानूनी दी। पूरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जिस तरीके से आरबीआई और सब पे जिस तरह से कब्जा करके मध्य भारतीय प्रदेश जनता में पार्टी क्या अपनी सरकार को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को दल बदल करा के कांग्रेस में शामिल नहीं कराया था? पूरी की पूरी आज बहुजन भी पार्टी। अशोक गहलोत जी के उसमें हुआ, वो लोग विचारधारा के साथ मैं वही कह रहा हूं। आप बोल रहा हूँ बहुजन समाज आपके साथ कोई आया था तो विचारधारा के साथ में है, और आप आपको बताइए। छोड़ के चला जाता है तो विचारधारा के विरोध में है। आप जीत के आए किस बात के लिए? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यूपीए एक अलायंस रहा। हमेशा हम लोग एक सेंट्रल विंग बन के लेफ्ट विंग और राइट विंग से दोनों से अलग रहे। एक तरह से कोई एक कॉमन विचारधारा है हमारी। हमारी विचारधारा बहुत विचारधारा क्या? वही मायावती आईना दिखा रही इनको। बहुजन का विकास, समाशोषित वर्ग का विकास। तो फिर आपके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा बहुजन पार्टी ने? वो अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी चीजों को लेकर। पथरिया में आपका उम्मीदवार था? हाँ बिल्कुल था। तो रामभाई भिंड में भी था हमारा उम्मीदवार, और बहुत सारी सीटों पे लड़ा। तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक राइट और एक सेंट्रल। रामभाई कांग्रेस के खिलाफ जीती है, बिल्कुल जीती है ना? और हमने उनको हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश में शामिल तो नहीं कराया। हमने मध्य प्रदेश में ना मैं रामबाई को शामिल 90 के दशक में, कराया, ना समाजवादी पार्टी को कराया, ना किसी ने। 90 के दशक में जो बसपा के 7 विधायक। आज अपन जो विषय कर रहे हैं दादा, इस पे कर रहे हैं। हमने ये 7 विधायकों को कहीं लिया, हमने ये 4 मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये कह रहे हो कि दल बदल कराना लोकतंत्र की हत्या है, तो क्या इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस नहीं करती रही अतीत में? अभी जनता ने किसको चुना था? आप मुझे बताइए, ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए कि जनता ने चुना और वो चुनी हुई बहुमत की सरकार को गिरा के पूरे विधायक करके ऐसा किया हो, जनता के जो जनादेश का अपमान किया हो कभी कांग्रेस पार्टी ने? आप बताइए ना मुझे कि एक तरह से रामाराव की सरकार गिरा देना, इतने भारी बहुमत के बाद चंद्रबाबू नायडू आए थे, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी एनटीआर के बाद में, टीडीपी में खुद विरोध हुआ था और चंद्रबाबू नायडू बन के आए थे। कह रहे हैं सर, ये इनका ही तर्क है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी कि कांग्रेस के वाईएस राजशेखर रेड्डी, जनार्दन रेड्डी मुख्यमंत्री बन गया। आपने चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराई, आपने चंद्रशेखर की सरकार गिराई, देवगौड़ा की सरकार। कोई चंद्रशेखर बहुमत लेके आए थे लोकसभा में, तो चौधरी चरण सिंह हमने तो दिया और गिराई। आप भी समर्थन दीजिए, आपने वीपी सिंह की सरकार नहीं गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने इनके तर्क का समर्थन कर दिया, ये भी तो यही कह रहे हैं कि अंतर्विरोध से सरकार गिरी। अंतर्विरोध से कैसे गिरी? वीपी सिंह के पास कौन सा बहुमत था? चंद्रशेखर के पास कौन सा बहुमत था? देवेगौड़ा के हमने तो देश का खंडित जनादेश मिला था, हमने समर्थन किया था। हमने क्यों हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना जैसे शिवराज सिंह चौहान आज धोखाधड़ी 24 दिन में चरण सिंह की, 4 महीने में चंद्रशेखर की सरकार और 1.5 साल के अंदर उनका बहुमत नहीं होने बहुमत की सरकार लोकतंत्र की हत्या है। इनका इतिहास बड़ा लोकतंत्र की हत्या की बात, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी लोकतंत्र की बात करे तो शर्म आना चाहिए। चुना था और ये काला दिवस जिस प्रकार से प्रतीक जी मनाया हुआ था, आप मुझे बताइए, चरण सिंह को क्या 272 लेके भेजा गया था? चंद्रशेखर के पास चरण सिंह ने तो मोरारजी देसाई की बहुमत वाली सरकार को गिराया ना। मैं बहुमत आपके समर्थन और आपकी मदद से गिराया ना। हम तो शुरू से मोरारजी के विरोध में 24 दिन में समर्थन वापस ले लिया। अरे हमारे 4 महीने के अंदर चंद्रशेखर का समर्थन ले लिया। आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये
बताइए आप। यहाँ ये हो रहा है आप कि लोग कांग्रेस चुनी हुई ने सरकार की कांग्रेस चुनी हुई अपने सरकार के कुकर्मों राज- के और अपनी वादाखिलाफी के कारण पटेल साहब सरकार मैं ये मानता गिरी है। हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये सुविधा की राजनीति आप दोनों पार्टियां करती हैं। जब जिसको अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दल बदल की जरूरत पड़ती है, आप दोनों करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। आप यहाँ पर कुछ भी बोले, लेकिन ना तो कांग्रेस का इतिहास इतना साफ सुथरा है। आपके तो बहुत सारे राज्य इन्होंने गिनाई दिए डॉक्टर सूरी ने। गोवा में आप ऐसा करते रहे, मणिपुर में आप ऐसा करते रहे, और आजकल तो आप इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन मास्टर आजकल आप लोग हो गए। ये जो गुरु हैं ये तो गुड़ ही रह गए, और चेले जो है वो शक्कर बन गए दल बदल और इस तरह सरकार गिराने में। लेकिन पटेल साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि शिवराज जी के आने के बाद 100 दिन में जो बिजली वाला एक बड़ा मुद्दा था, आप तो किसान नेता भी हैं, जो किसान को कमलनाथ की सरकार के ज़माने में बिजली के बिल नाम मात्र के मिल रहे थे, या जो मध्य प्रदेश में लोगों के घरों में बिजली के बिल 100-100, 150 रुपए के बिल आ रहे थे, आज हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 100 दिन में क्या आपकी उपलब्धि यह है कि बिजली का करंट रोज लगे मध्य प्रदेश के मतदाता को? गरीब जनता को जो संबल योजना इन्होंने बंद की थी, उस संबल योजना के कारण से गरीब लोगों को बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा था। उनके साथ छोटे बिल आने लगे थे, कुठाराघात का है का? 100 रुपए जिनका बिल आ रहा था, हमने 50 रुपए किया। जिनका 400 रुपए आ रहा है उनको खाली 100 रुपए भरने का। हाँ, जिनका 400 रुपए से ऊपर जो सक्षम लोग थे, उनको अगर बिजली का बिल आ रहा है तो वो जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतना आ रहा है। लेकिन 400 का 100 किया और 100 का 50 किया। उन 100 रुपए का आ रहा है जो इनके राज में आ रहे थे, उसका 50 किया है। तो मैं कहता हूँ कि शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहिए। आपने अप्रैल और मई महीने के पूरे बिल लिए उन उद्योगपतियों से, उन फैक्ट्री मालिकों से जिनकी फैक्ट्रियां बंद थी लॉकडाउन में, पूरे बिल लिए, फिक्स चार्ज तक नहीं छोड़ा आपने। शिवराज जी ने यह घोषणा की है कि जो बिल गलत आ गए हैं उनकी पुनः जांच की जाएगी, और वो जांच हो रही है। संबल योजना के बारे में संबल योजना में जिनके यहाँ 3-3 एसी लगे थे उनके नाम निकले। कमलनाथ की सरकार ने उन नामों को कम किया। जिनके 2-2, 3-3 एसी लगे हुए थे उनको संबल योजना में कमलनाथ जी की तो बात ही छोड़ो, जिन्होंने खजाने खाली का आरोप लगाया था कि या पूरा खजाना खाली है, उन्होंने एक मंत्री के बंगले पे 1.5, 2 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये सज्जन सिंह वर्मा के 1 करोड़ 45 लाख अकेले बंगले पे खर्च हुआ है। ऐसे अनेक मंत्रियों पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। ये सिर्फ खजाना खाली का बहाना बनाते रहे और ये लूटते रहे इस प्रदेश को। संबल योजना पे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात, संबल योजना में सिर्फ जो पात्र थे उनको बिजली के बिल में कमी का पात्रता थी। मध्य प्रदेश में जो हमारी योजना थी, इंदिरा गृह ज्योति योजना, मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के लिए जो 100 और 150 रुपए तक में वो योजना थी। अब संबल योजना में इटारसी की 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निकले जो संबल योजना की पात्रता रखते हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी, क्योंकि ये इंक्वायरी इनके मंत्रालय में हुई थी, इन्होंने आज भी कहा है कि उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। मैंने शिवराज सिंह चौहान को जो उस समय कहा था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। आज भी महेंद्र सिंह सिसोदिया का आज से 1.5 महीने पहले ये बयान आया है। श्रम मंत्री थे उस समय। हाँ, और उनकी इंक्वायरी थी, उन्हीं का सब कुछ था। तो आपकी सरकार में मंत्री थे और आज भी 1.5 महीने पहले कहा। आप खंडन कर दीजिए, वो तो आज भी बोल रहे हैं कि हमने जो इंक्वायरी की सही की। आप जानिए कि सही है या गलत है। आज बिजली को लेकर इतना परेशान क्यों? झोनल कार्यों के लिए बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं। इंदौर के अंदर लोगों को 10-10-12 संबल योजना भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गई थी संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। मेरा ये कहना है कि कोरोना के कारण 4 महीने जिस प्रकार से लॉकडाउन रहा और कोई भी अपनी चीजें गलत हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता, तो उन गलत चीज़ों को सुधारने के लिए कोई कार्यालय पे जा नहीं पाया। अचानक लॉकडाउन खुला और लॉकडाउन खुलने के बाद वो जो भीड़ आई है वो होती है, हर प्रशासनिक कार्यालय में हो रही है। काम का जो 100 यूनिट पे जो 100 रुपए बिल, 150 यूनिट पे जो 150 रुपए बिल था, वो हट गया। भारतीय जनता पार्टी ने इंदिरा गृह ज्योति योजना को बंद कर दी, जो गरीबों के लिए था। क्या पटेल साहब आप इस 100 दिन के दम पर उपचुनाव में जा सकने की स्थिति में हो? मैं बहुत सीधा सवाल पूछा हूं, सीधा उत्तर। ये संक्रमण काल था और भारतीय जनता पार्टी ने जितना बन पड़ा, जितना अच्छे से अच्छा कर सका, किसी भी विपक्षी सरकार या कांग्रेस पार्टी की सरकार या अपोजिशन की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की इस शिवराज जी सरकार का कार्यकाल बहुत ज्यादा अच्छा रहा। उन्होंने कोरोना पे कंट्रोल रहा। आपने अभी अपनी प्रिलिमिनरी कमेंट्स में किया कि मृत्यु दर बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद इनके द्वारा जो बंटाढार इस 15 महीने में जो प्रशासन का किया गया था, जिस प्रकार से ट्रांसफर उद्योग इन्होंने ट्रांसफर उद्योग की तो बात ही ना करें। 3 महीने में क्या ट्रांसफर हुआ है? आप एक निष्पक्ष पत्रकार इस पे बात कर रहे हैं।
निष्पक्ष पत्रकार इस पे बात अच्छे करने की अधिकारियों को सजा दे दी थी रोज जो ट्रांसफर काम कर रहे करते हो। महीने में। आप छुट्टी के दिन लेकिन इन्होंने इनके चहेते अधिकारियों की जो पोस्टिंग करी, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक रूप से इफेक्टिव प्रशासन चाहिए, इसलिए ये काम आपकी सरकार रोड ट्रांसफर कर रही है, इवन दाऊ आप लोग छुट्टी के दिन तक ऑर्डर निकाल रहे हो। दादा मैं एक बात कहना ऐसा चाहता हूं। थोकबंद ये तबादला नहीं हुए जैसे ऐसे थोकबंद इनके तो 15 तबादले होते थे और कैंसिल होने के भी होते कांग्रेस थे। की सरकार वापस आती है। 15 महीने में जितने ट्रांसफर हुए, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपके सामने आंकड़े होंगे। जो सरकार 100 दिन में मंत्रिमंडल पूरा नहीं बना पाई, कांग्रेस के दबाव में 5 मंत्री जिसने बनाए, पर हर विभाग में ट्रांसफर कितने हुए आंकड़े आप निकालिए। आंकड़े तो ट्रांसफर के मैं आपके भी निकालूंगा, मैं आपके भी निकालूंगा। 15 साल बाद आई 15 महीनों में 15 महीनों में आपने आप निकालिए आंकड़े। अगर 3 महीने के इनके आंकड़े इतने जबरदस्त जिस दिन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया उसके एक रात पहले तक आपने ऑर्डर निकाले हैं। आयोग के उनके सदस्य बनाए, जब इनके पता पड़ गया था ये अल्पमत में सरकार है तो आयोग। अब आप बताइए, मंत्रिमंडल जो नहीं बना पा रही सरकार, जो कोरोना काल में मंत्रियों की जरूरत है, हमारे प्रभारी जिले आज अनाथ बैठे हुए हैं बिना प्रभारी मंत्री के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और अंतर कर के सामने। गुटबाजी का आलम देखिए, भंवर सिंह शेखावत जो जनसंघ के इतने बड़े नेता, वो कैलाश विजयवर्गीय पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद की फंडिंग करके। आपको तो खुश होना चाहिए ना? नहीं तो मेरे को जानना ये है, भारतीय जनता पार्टी के बैठे कैलाश जी सही है या भंवर सिंह शेखावत सही है? आज ये जनता जानना चाहती है कि भंवर सिंह शेखावत का जो आरोप, लेकिन अंदरूनी मामला नहीं रहता, जब जनता के बीच में आ जाता है, जो जनता के बीच में आ जाता है वो अंदरूनी मामला नहीं होता। जो जनता के सामने आ जाए, आप बताइए भंवर सिंह शेखावत सही है? आप ये भंवर सिंह शेखावत का जानना चाह रहे हो या आपसे चिंटू जोक से गालियों हाँ का बिल्कुल, मैं पूछना चाह बता रहे हैं? देता हूँ, मैं तो बताने को तैयार हूँ। तो बताइए ना। बिल्कुल मेरा बता, आप पहला सवाल मेरा है, पहला सवाल मेरा। आप बताइए भंवर सिंह शेखावत ने सच बोला या झूठ बोला, कौन सही है? सिंह शेखावत जी दोनों में से कौन सही है, कौन गलत पार्टी है? के सक्षम नेतृत्व हमारा विचार नहीं, मैं करेगा, तो आपसे उस पर पूछिए कि निर्णय सही लेगा। है कि गलत है, आप ये बताइए। डॉक्टर कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुआरी संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान रख रहे हैं, ये स्थिति गुटबाजी। आप मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, आप एक सामने आज तक 100 दिन हो गए, आप क्या ब्यौरा पेश करोगे? आप कई विभागों में एक दो मंत्री दिन में नहीं है, मंत्रिमंडल में बन जाएगा। अरे 100 दिन लग गए, रिकॉर्ड बना लिया शिवराज सिंह चौहान ने। क्या है कोरोना और ट्रांसफर दो कोरोना में चले, सारा भ्रष्टाचार व्यापक लेवल पे चला, पर आपको मंत्रिमंडल बना, क्योंकि आपके यहाँ गुटबाजी है। आपकी सरकार इधर से इधर हो जाएगी, मंत्रिमंडल बन जिसके 22 विधायक भाजपा में आ गए, वो गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस अगर गुटबाजी का मुद्दा उठाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि छलनी सुई से कहने की तेरे पेट में छेद। आप कुछ भी बोले, आज का परिदृश्य कांग्रेस जो है गुटबाजी वो नहीं है? सामने हमारे सामने, अब तो हमारे यहाँ गुटी नहीं है कोई। अच्छा, सिंधिया जी के जाने के बाद में हमारे यहाँ तो कोई गुटी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। उमंग सिंगार जी ने जो कहा था वो कमलनाथ की गुटबाजी है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह मैं की तो जवाब गुटबाजी दे नहीं रहा है। हूं, उमंग सिंगार जी ने जो कहा था गलत कहा था। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट भी उस पर आई है और उसमें उमंग सिंगार जी ने माफी भी मांगी। आप अभी तक जवाब नहीं देंगे भंवर सिंह शेखावत और कैलाश विजयवर्गीय। मैं तो एक जवाब दे रहा हूं, शेखावत का जवाब आ जाएगा। पार्टी फोरम पे हमने जवाब दे दिया, उनको जो डिसिप्लिन लेना था पार्टी ने जो लेना था ले लिया। कार्रवाई क्यों नहीं? अरे आप बताइए, कैलाश जी सही है, भंवर सिंह शेखावत सही है? मैं बोल रहा हूँ उमंग सिंगार गलत थे, आप जवाब दीजिए। आप बोलिए सीना ठोक के कि कैलाश जी सही है या भंवर सिंह शेखावत सही है? अब मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ उमंग सिंगार जी गलत थे, पार्टी ने उसमें जो फैसला लेना था, पार्टी का आंतरिक मामला ले लिया। हाँ, जो पार्टी ने लेना था पार्टी का आंतरिक मामला, फैसला कहाँ लिया? पार्टी का आंतरिक मामला, हमारी रिपोर्ट आ गई, उसमें फैसला हो गया। आप बताइए ना, हम बताते हैं, आप बताइए भंवर सिंह शेखावत सही है या कैलाश विजयवर्गीय सही है? शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आरोप भंवर सिंह शेखावत जी ने लगाया वो सही नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी प्रशासन यानी बिना जांच करे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी की जानकारी में दी गई थी। आपने जांच तक करना उचित नहीं समझ रहे। उसके बाद वो सहमति से राजेश अग्रवाल को जो लिया गया वो भी सहमति से लिया गया, वो स्पष्ट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं, आरोप उन्होंने लगाया शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छीनने का षड्यंत्र रचा, खुद की फंडिंग करके मारवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराने का काम किया। ये आरोप की बात कर मैं रहा हूं। आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ, 100 दिन हो गए और 100 दिनों में जो कांग्रेस ने एक माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उसमें अब इंदौर की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक जिस तरह से माफिया गिरफ्त में आ रहे हैं, भगवान जाने गिरफ्त में आ रहे हैं या सेटिंग करके पेश हो रहे हैं, गॉड नोस। लेकिन यह अचानक ऐसा क्या जादू का डंडा आपकी सरकार ने चलाया है
कि फटाफट इन्होंने केस तो दर्ज कर लिए, फरार किसने करवाए थे ये नहीं पता, हम उनको गिरफ्त में ले रहे हैं, हम उनको दूर से जो छुपे हुए थे, बिल में छुपे हुए थे, उनको निकाल के ला रहे हैं और रासुका भी हटा रहे हैं। ये हम जो रासुका जो लगी थी युवराज उसकात पे, वो रासुका भी हटाई। माफियाओं के किस तरह से मिली भगत थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब माफियाओं पे पूरी तरह से कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी ने घर दबोचा था, शुद्ध के लिए युद्ध किया था, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का पेट दुखा था। शुद्ध के लिए युद्ध जो नेता लड़ रहा था सिलावट जी, वो तो इधर आ गए, पर मुहिम तो अच्छी थी। सिलावट जी बोलते वो मुहिम खराब थी, तो बोलिए ना, सिलावट जी बोले तारीफ करिए। अरे क्या कमलनाथ जी का था वो, उनकी तारीफ करिए कि तुलसीराम सिलावट जी ने बहुत अच्छा काम किया था। बिल्कुल कमलनाथ जी ने अच्छा काम किया था। तुलसीराम सिलावट ने जो स्वास्थ्य विभाग में मंत्री थे अच्छा काम किया उस समय, पर कोरोना के समय जिस समय ये प्रदेश लड़ रहा था, कोरोना का आगमन था, उस वो वक्त बाहर जाके अवार्ड बेंगलोर मिली बैठ गए थे, वो बेंगलोर बैठ गए थे। जो सही है वो सही है। शिवराज कमलनाथ जी ने अगर वो बेंगलोर बैठ गए तो शिवराज जी वो कमलनाथ जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे जी, तत्काल दूसरा मंत्री बना देते। तरुण भानोट को बनाया तो फिर क्या दिक्कत, फिर सिलावट से क्यों शिकायत? क्यों भैया, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ। आज जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बोलोगे मेरी जिम्मेदारी से भागा, मैं इस प्रदेश को कोरोना में लपेट के यहाँ से भागा, इंतजार किया, ये मानना पड़ेगा तुलसीराम सिलावट जी ने अच्छा काम किया तो कमलनाथ जी ने किया, और अब वो बेंगलोर चले गए तो बोला कमलनाथ जी, हमने तरुण भानोट को बनाया। जब भागे आपको वो बोलना पड़ेगा, आपको जनता के सामने जाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व पे काम करता है, ये राजनीति का सिद्धांत है। अगर वो तुलसीराम सिलावट उस समय बेंगलोर में याशी कर रहे थे तो कमलनाथ जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल जिंदा था, जीवित था यहाँ पर, तो वो कोरोना बचाने क्यों नहीं लगा? ये जो शब्द बोला ये इससे मैं असहमत हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट कमलनाथ जी ने कार्य किया, तरुण भानोट की नियुक्ति भी हुई, पर तुलसी सिलावट को अपनी जिम्मेदारी का तो जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब दे रहे, हमने कोरोना में क्या क्या कार्य किए। 28 जनवरी के बाद में कमलनाथ जी ने 13 मार्च तक 14 मार्च तक जो लॉकडाउन से पहले की प्रक्रिया, मॉल रेस्टोरेंट बंद करना था, एक एक चीज का हिसाब आज भी वल्लभ भवन में मिलेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय में मिलेगा, क्या क्या स्टेप लिए गए। ये 104 नंबर जो एक मिनट साहब बीच में नहीं, 104 नंबर जो है ये कमलनाथ जी ने बनाया, जो आज भी नंबर चल रहा है 104 पे कॉलिंग का, कोरोना का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, एक एक चीज एनपी और पीपीई किट का पहला ऑर्डर 5 मार्च को कमलनाथ जी ने दिया, 5000 पीपीई किट का, 15 मार्च को 5000 का दूसरा ऑर्डर कमलनाथ जी ने। ये सब रिकॉर्डेड डाटा है, आपकी सरकार है, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, सब डाटा में। पर तुलसीराम सिलावट की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या थी, क्या जरूरी था जब प्रदेश और देश में कोरोना काल? मेरा सवाल वो है, अपनी जिम्मेदारी से कौन भागा, कौन मुंह छुपा के भाग के बेंगलोर बैठ गया जब इस प्रदेश में कोरोना आ गया? मेरा ये सवाल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोरोना की स्थिति तुलसीराम सिलावट के कारण हुई, मानते कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने हमारा दायित्व निभाया, पर वो अपनी जिम्मेदारी से भागे। तुलसीराम चले गए उसके बाद भी निभाया ना, बिल्कुल बिल्कुल, पर वो भागे, ये उनको मानना पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता को कोरोना में इतना बड़ा संकट था, उससे ज्यादा जरूरी क्या समझा? अपना ऊपर, अपना फायदा, अपनी चीजें, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आप बोलिए, मैं बिल्कुल सुनूंगा। उनके सामने किसानों के साथ धोखाधड़ी होती रही, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया, पेट्रोल डीजल के ऊपर इन्होंने कहा था कि 5% वेट कम करेंगे, इनके वचन पत्र में हंसो मत आप। तो मैं जवाब दूंगा आपके एक एक सवाल का। नहीं मैं एक एक सवाल की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, लेकिन अगर जब ये श्रेय लेने की बात करते हैं, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। संकट ऐसा आ गया कि पूरी 22 के 22 विधायक और ऐसा संक्रमण काल आ गया कि इन्होंने ये बोल दिया कमलनाथ जी ने कि ये सड़क पे आ जाओ, तो आ गए, तो सड़क पे आना पड़ा। और इस देश की 30 सेकंड में आशा के लिए है, जनता के आप किसान की बात करें। 3 मार्च को करेरा में ज्योतिराय सिंधिया जी का ट्विटर अकाउंट किसान कर्ज माफी की तारीफ को बयां करता हुआ आज भी बयान जीवित है, और 21 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई। पेट्रोल डीजल की बात ये करेंगे, डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया, इनको बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। उनके खाते में पैसे जमा आज भी नहीं हुआ, खाली प्रमाण पत्र मिला किसान। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का डीजे न्यूज के दर्शकों को चर्चा करने के लिए। पर एक ये बड़ा सवाल भी हमेशा गूंजता रहेगा कि राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि 10 दिन में सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, क्यों नहीं हुए? जनता जवाब देगी, जनता सवाल भी पूछेगी। 24 उपचुनाव होने जा रहे हैं, फैसला हो जाएगा। देखते रहिए डीजे न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।